Conference will now be recorded. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू BIA। आज हमने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। कल हमने जो है वो ओरिएंटेशन की थी। इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करते थे, ओरिएंटेशन में जो बातें की थी उन्हें हल्का सा रिवाइज करते हैं। तो हमने अपना पैटर्न ये रखना है कि मैनेजरियल पोर्शन जो है वो पहले स्टार्ट करना है, और मैनेजरियल पोर्शन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह सबसे पहले करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, कंपैरेटिव फोर्सेस। और अगर आप में से किसी को पुरानी स्कीम का जो है वो हल्का फुल्का आइडिया है, तो पुरानी स्कीम में पहले ये चैप्टर नंबर 7 हुआ करता था, अब नई स्कीम में चैप्टर नंबर 4 है। तो आए लेट स्टार्ट। ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि जो मैनेजेरियल पोर्शन है ये इजी है, और मतलब इस तरह से है कि अगर मैं अकेला आपके सामने बोलता रहा तो क्लास आधे घंटे में फिनिश हो जाया करेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसमें मुझे आपसे जो है वो ठीक ठाक किस्म की जो है वो कॉपरेशन चाहिए होगी। हर बात पे मैंने आप लोगों से ओपिनियन लेना है। आपस में हमने जो है वो डिस्कशन वाला माहौल रखना है, तभी जो है वो हम जो है वो सवा घंटे की क्लास कर सकेंगे। वरना ऐसे ही होगा कि आधा घंटा अली शायद बोल के चला जाएगा, इससे जो है वो आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे, मेरी भी जो है वो रेपुटेशन पे बैड इम्पैक्ट जाएगा, और इंतजामिया मुझसे नाराज भी होगी कि यार सिर्फ आधे घंटे में बच्चों को फ्री कर देते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर आप देखें स्क्रीन पे जो आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं, मैंने कल भी कहा था, थोड़ी सी अपनी तारीफ की थी, आज भी कर देता हूँ। और वो ये कि मैं हूँ थोड़ा सा सिस्टमेटिक बंदा, मैं हर चीज़ जो है वो डिवाइड करके चलता हूँ, उससे जो है वो डॉक्यूमेंट करके चलता हूँ। अब मैंने ये प्लान बनाया हुआ है कि डे 1 हमने सिर्फ पेज नंबर 73 टू 76 पढ़ना है। तो मेरी 99% चांस यही है कि हम आज पेज 73 से 76 तक का ही जो है वो पढ़ेंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो लेट्स स्टार्ट। और इस टाइम जो आपको पेज पे जितनी चीज़ें नजर आ रही हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल। हम जो है वो कोई मतलब इधर से ही जो है वो हमने बात करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इंस्टेड ऑफ कि मैं आपके सामने सारी की सारी डेफिनेशन एज इट इज आई के आपकी बुक से कॉपी पेस्ट कर दूं, और अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊं इंग्लिश से उर्दू, तो वो टीचिंग का उसमें वो फायदा नहीं है, वो मजा नहीं आना। हम मिल के गौर फिक्र करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात, मार्केट की डेफिनेशन। इंग्लिश छोड़ें, उर्दू में बात करते हैं। मुझे बताएं, आप लोग सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहे, शायद आप में से कोई बाहर से भी आया हो। पॉइंट इज कि आपने पाकिस्तान में कुछ वक्त गुजारा। आपके ख्याल में मार्केट से क्या मुराद है? कोई जल्दी नहीं है, सुकून से मुझे टाइप करके बता दें। उंगलियों की अपनी जो है वो टाइपिंग स्पीड तेज करें, समझें कि आई का पेपर जो है वो टाइप करके देके आना है। तो मेरा आप लोगों से सबसे पहला और एक सिंपल सा सवाल, आपके ख्याल में मार्केट क्या होती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान? अवाम ने कहा इंग्लिश में, अ प्लेस वेयर वी कैन बाय और सेल एनीथिंग। बात तो सही है। वो कहना चाह रहे हैं, अच्छा उर्दू तर्जुमा भी इसका करते हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि वो वाली चीज़ जहां आप कुछ बेच आते हैं या वहां से कुछ खरीद आते हैं। हाँ भाई, क्या आप लोग इनसे एग्री करेंगे? अच्छा, मैंने कहा था कि उर्दू कर लीजिएगा, इंग्लिश तो बाद में खुद ही हो जाएगी, लेकिन सब लोग जो है वो इंग्लिश। अच्छा, मुझे मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। अ प्लेस वेयर कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर नेसेसिटीज, बिल्कुल सही है। वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरसेक्ट नहीं, सॉरी लिखा है इंटरैक्ट, बिल्कुल सही। प्लेस वेयर सेलिंग एंड बाइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन अ डेली बेसिस। जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे हो, कुछ मार्केट्स ऐसी भी होती हैं जो साल में जो है वो कभी कभार होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आम की मार्केट। अब आम की मार्केट पूरे साल थोड़ी होती है, किसी एक सीजन में होती है, बट स्टिल मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि हम जो है वो कीड़े निकालें एक दूसरे की बातों में से। तो पॉइंट इज कि आप लोगों ने ये तकरीबन समझ लिया कि मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं बताता हूँ आपको मैनेजरियल पोर्शन में होमवर्क किस तरह से होगा एट द एंड, बल्कि उससे भी शुरू में आपको मैंने ये तो दिखाया नहीं। चैप्टर 4 का ओवरव्यू। चैप्टर 4 में 5 यूनिट्स हैं और 19 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और यहाँ मैं थोड़ी सी इस टाइम आई कैप की तारीफ करना चाहूँगा। इस टाइम आई कैप की जो बुक है, स्टडी टेक्स्ट है, वो शानदार है। शानदार से मेरी क्या मुराद है, हम इस टाइम किधर बैठे हैं, आज डेट है 23 सितंबर। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में एज ऑफ राइट नाउ स्प्रिंग 2025 के तमाम पेपर पास्ट जो है वो चैप्टर वाइज अरेंज हुए हुए हैं। तो इन माय वेरी हम्बल ओपिनियन, इंतहाई अदब से कह रहा हूँ, किसी टीचर से कोई नेगेटिव बात नहीं, लेकिन इस टाइम अगर आप सिर्फ आई कैप का सही टेक्स्ट ले लें तो इट इज़ वेल इनफ फॉर यू। सारे उसमें पुराने पास्ट पेपर जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। आपको जो है वो थ्योरी भी इधर से मिल जाएगी, पास्ट पेपर्स भी इधर से मिल जाएंगे, तो और आपको क्या चाहिए? बट स्टिल
आगे आप लोगों को जैसे बेहतर लगे। तो पॉइंट इज ये 19 जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कंफर्म बात है, बहुत सारे जो है वो पास पेपर्स भी होंगे, और मैंने एडवांस में ही जो है वो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बाइफरकेशन करके रख ली है कि क्वेश्चन 1 to 9 जो है वो यूनिट 2 से हैं, चैप्टर क्वेश्चन 10 11 जो है वो यूनिट 3 से हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हमने करना था सारा का सारा यूनिट 1, लेकिन कोई भी यूनिट 1 के हिसाब से जो है वो पास पेपर नहीं है। इसका मतलब ये आज की जो क्लास है वो तो और भी जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम जो है वो स्लो स्लो समझ समझ के पढ़ेंगे, ताकि ये ना हो कि हम जो है वो आधे घंटे में जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हों। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल से जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करवाना स्टार्ट कर दूंगा क्लास में। तो आप लोगों ने गौर फिक्र करके मुझे बताया कि मार्केट क्या होती है। वो वाली जगह जहां आप लोग या कुछ खरीदते हैं या कुछ जाके बेच के आ जाते हैं। अब मजीद गहराई में जाते हैं, मार्केट किस किस तरह की हो सकती है। तो बुक ने आपको 3 मेजर कैटेगरीज बताई। अब याद रखिएगा, हम जो चीज़ें पढ़ रही हैं वो बहुत डीप हैं, हमने वहां तक रहना है जहां तक बुक ने हमें बता दिया। वैसे तो मार्केट जो है वो 15 तरह की होती होंगी। अवाम ने कहा आई कैप न्यू बुक अवेलेबल है इन मार्केट और प्रीवियस बुक ही परचेज कर लें। ये एक अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से पीडीएफ पे गुजारा कर लें, क्योंकि अभी महीना हुआ है उसे आए हुए। तो ज़्यादातर दुकानों के पास जो है वो पुरानी वाली प्रिंट पड़ी होगी, और वो कोशिश यही करेंगे कि आपको जो है वो पुरानी वाली बेच दें किसी तरह। तो कोशिश करें, या तो मेक श्योर करें कि नया वाला वर्जन है, 2025 वर्जन है, या तो फिलहाल पीडीएफ से गुजारा कर लें। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वैसे तो मार्केट जो है वो 15-20 तरीके से जो है वो, यार ये क्यों शोर हो रहा है बाहर। चलो, उम्मीद है आप लोग जो है वो कम डिस्टर्ब हो रहे होंगे मुझसे। वैसे मार्केट्स को बहुत सारे तरीकों से जो है वो क्लासिफाई किया जा सकता है, बट हमारे सिलेबस में बुक ने हमें क्या क्या बताई, प्रोडक्ट बेस्ड, कस्टमर बेस्ड और जियोग्राफिक बेस्ड। आइए इन अल्फाज पे गौर करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड का क्या मतलब हुआ, स्मार्टफोन्स की मार्केट, बैंकों की मार्केट। दो दो एग्जांपल्स मैंने कोशिश की है खुद से लिख के लाऊं, और मेरी पूरी कोशिश है ये वो एग्जांपल्स नहीं है जो बुक में हो। मैं चाहता हूं कि जब आप बुक में घर जाके होमवर्क के तौर पे से रीड करें, बुक आपको कोई और एग्जांपल्स दे रही है और मैं आपको कोई और एग्जांपल्स दे रहा हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रोडक्ट बेस की कोई 2-3 एग्जांपल्स और बता दें। कोई एक ऐसा खास एरिया जहां सिर्फ कोई एक टाइप ऑफ चीज जो है वो बाय या सेल होती हो। सोचें सोचें, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट और क्या डेफिनेशन हो सकती हैं। सर वो सब देख के हैं, कोई बाहर शोर हो रहा है, देखें अगर आप उन्हें प्यार से कह देंगे। थैंक यू सर। अवाम ने कहा स्टॉक मार्केट। या स्टॉक मार्केट तो एक बिल्डिंग होती है, बल्कि अब तो बिल्डिंग भी पुराने ज़माने में होती थी, बिल्डिंग तो बस देखने के लिए है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो अदब से मैं आपके स्टॉक मार्केट वाली उस मार्केट से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। अवाम ने कहा कार्स, हाँ बिल्कुल सही है। समनाबाद में अगर आप जाए तो एक साथ जो है वो इतने सारे शोरूम्स हैं। खैर मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के अपने सिटी में जो है वो मल्टीपल तरह की होगी। एक भाई ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बिल्कुल सही है। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो हफीज सेंटर नामी जो है वो एक प्लाजा है, जिसमें कुछ 200 तरह की मोबाइल्स की शॉप है, बहुत सारी मोबाइल की शॉप हैं। आई एम श्योर आप लोगों के शहर में भी इस तरह की कोई एरिया होगी। अब हमने कहा बैटरीज मार्केट, हाँ बैटरीज मार्केट भी आजकल का मुझे पता नहीं, जब हमने यूपीएस परचेज किया था तो आई थिंक हमने मुगलपुरा से बैटरीज ली थी, वहाँ भी एक साथ जो है वो 5-6 दुकानें थी बैटरीज की। क्लोथ्स मार्केट, हाँ जी। उर्दू बाजार फॉर बुक्स, आप लोगों ने अच्छी एग्जांपल्स दी। अब चलते हैं अगले उस पर, कस्टमर बेस। कस्टमर बेस की मैंने जो आपको स्लाइड्स देख के पता लग जाएगा कि स्लाइड जो है वो जीपीटी ने या आईकैप ने नहीं बनाई, ये मैंने बनाई है, क्योंकि इसमें मेरी आपको जो है वो फ्लेवर यूज हो रहा है। अमीरों वाली मार्केट और मिडिल क्लास मार्केट। अब लाहौर की अगर बात की जाए तो जौहर टाउन हम कह सकते हैं कि अमीरों वाली मार्केट है, जबकि अगर इचरा बाजार शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, दैट इज मिडिल क्लास मार्केट। तो अब बताएं आप लोगों के सिटीज में क्या कस्टमर बेस मार्केट है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो पैसों के हिसाब से ही हो, वो इस हिसाब से भी हो सकती है कि ये जो है वो यहाँ जो है वो औरतें ज़्यादा शॉपिंग करनी आती हैं, यहाँ जो है वो ज़रा सॉरी, यहाँ जो है वो ज़रा बड़ी एज के लोग ज़्यादा आते हैं। तो कस्टमर बेस्ड मार्केट आपके माइंड में क्या एग्जांपल्स आती हैं। अवाम ने कहा गुलबर्ग। क्या है गुलबर्ग में, कौन सी कस्टमर बेस्ड मार्केट है गुलबर्ग। वहाँ मेल ज़्यादा आते हैं, फीमेल ज़्यादा आते हैं, अमीर लोग ज़्यादा आते हैं, गरीब, सॉरी गरीब वर्ड यूज़ नहीं करना, बदतमीजी होती है। कम अमीर लोग ज़्यादा आते हैं या मिडिल क्लास लोग ज़्यादा आते हैं, क्या आपके ख्याल में होता है।
अवाम ने कहा लंडा बाजार। ये तो आप मुझे सिर्फ एग्जांपल्स बताएं ना, साथ ये भी बताएं कि इस किस तरह के कस्टमर्स इधर ज्यादा आते हैं। अवाम ने कहा गुलबर्ग इज मोस्टली फीमेल क्लोथिंग ब्रांड। ठीक है, और कुछ? अवाम ने कहा होलसेल मार्केट्स फॉर रिटेलर्स ओनली। बिल्कुल ऐसे ही है, कस्टमर बेस्ड मार्केट ये होगी कि भाई एक ऐसी जगह जहां सिर्फ रिटेलर्स जाते हैं। होलसेल मार्केट आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, वो वाली दुकानें जहां आपको एक पैकेट किसी चीज का नहीं मिलता, दुकानदार कहता है पूरा कार्टन लेके जाओ। लंडा बाजार में भी भाई ने कह दिया कि फीमेल ज्यादा होती हैं, तो ठीक है, उसे भी हमने कह दिया कस्टमर बेस्ड मार्केट। फिर थर्ड टाइप आपको आई कि आपने क्या बताई, ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक में मैंने आगे क्या एग्जांपल्स लिखी, लाहौर एफएमसीजी। अच्छा, एफएमसीजी मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, लाइक इम्तियाज हो गया, ये मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, अल्फता हो गया, इस तरह की दुकानें। वर्सेस रूरल पंजाब रिटेल। अगर आप थोड़ा सा कम डेवलप्ड एरियाज में चले जाएं, कोई गांव शाँव में चले जाएं, वहाँ आपको इम्तियाज या मेट्रो या इस तरह की चीज़ें तो नहीं मिलेगी। वहाँ तो वही देसी माहौल होता है कि जो है वो एक मोहल्ले की दुकान है, वहीं से सारा कुछ मिल जाता है। और अगर आपने ज़्यादा बड़ी शॉपिंग करनी है तो आप फिर जो है वो बड़े शहर जाते हैं, जो भी आपके गाँव के पास लगता है। तो बताएं आपके ख्याल में और क्या ज्योग्राफिक मार्केट की एग्जांपल्स हो सकती हैं? आप लोगों ने कहा जलाल सन्स। फोकस जलाल सन्स पे नहीं है, फोकस एरिया पे है कि ये कहाँ है, लाहौर में कि गांव में। अवाम ने कहा एशियन मार्केट। एशियन मार्केट से आपकी मुराद ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाली मार्केट या कुछ और? यार मेरा ख्याल है एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप लोगों का माइक ऑन करके। अगर तो ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होती तो फिर माइक ऑन ही कर लेते हो, क्योंकि इस तरह आपको भी आई एम श्योर टाइपिंग में मसले पेश आ रहे होंगे। तो लेट्स ट्राई दिस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलाउ माइक। अब आप लोग अपने माइक पे क्लिक करके बोल सकते हैं। हाँ भाई, तो कोई प्रोडक्ट बेस्ड, कस्टमर बेस्ड और ज्योग्राफिक बेस्ड पे अगर कोई गौर व फिक्र करना चाहे। सर ये समझ नहीं आई, ज्योग्राफिक मार्केट। ज्योग्राफिक मार्केट से मुराद है कि वो मार्केट किधर पाई जा रही है, वो लाहौर में है, वो कराची में है, वो किसी गांव में है, वो स्विट्जरलैंड में है, वो सऊदी अरेबिया में है, कहाँ है। तो उसे हम बोलेंगे ये लाहौर की मार्केट है, ये मदीना की मार्केट है जहाँ से खजूरें मिलती हैं, ये जो है वो कराची की मार्केट है जहाँ से मछली अच्छी मिल जाती है। इस ज्योग्राफिक से मुराद ये है कि एरिया। हाँ भाई, कोई और? चाहिए मार्केट हो, बड़ी हो या छोटी हो। बड़ी छोटी की तो हमने बात ही कोई नहीं की। एब्सोल्युटली। जो मैंने एग्जांपल मैंने दी है रूरल पंजाब रिटेल, वो कोई बड़ी मार्केट होगी? जो एक किसी रूरल पंजाब से मेरी मुराद है कोई गांव शाँव। तो गांव में जो एक मोहल्ले वाला स्टोर होता है वो बड़ा तो बिल्कुल नहीं होता, वो तो इतना सा होता है। लेकिन उस इतने से स्टोर से जो है वो खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं, कोई आटा दाल चीनी भी मिल जाती है। खैर उसे कहते हैं अल्लाह की बरकत। अवाम ने कहा स्कीइंग मार्केट एंड नॉर्दर्न एरियाज। ठीक है, ये भी सही है। एग्स मार्केट, मीट मार्केट, ये अब आप चले गए प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट में, आपको चाहिए ज्योग्राफिक। सर मछली तो आप सिंध आए, हम आपको खिलाएंगे सिंध की मछली, जामशोरों में फेमस पूरे पाकिस्तान की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, मार्केट के ऊपर हमने कोई 10 मिनट बात की। क्या आप लोग सारे खुश हैं? क्या बातें दिल में बैठ रही हैं, समझ आ रही हैं? जबरदस्त। फिर अगली बात करते हैं, इंडस्ट्री एंड सेगमेंट्स। वर्ड इंडस्ट्री पे पहले गौर व फिक्र करते हैं। मैं आपसे बहुत सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश नहीं मांग रहा, अपने अल्फाज में मुझे बता दें कि आपके ख्याल में इंडस्ट्री क्या होती है। वर्ड सुना सुना लग रहा है, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट इंडस्ट्री, होती क्या इंडस्ट्री? बाय द वे अब आप लोग बोल सकते हैं। अवाम ने कहा जहां कुछ प्रोड्यूस होता हो। ओके। अवाम ने कहा प्रोडक्शन सेक्टर। ओके, ये भी सही है। कोई और अपना ओपिनियन देना चाहे?
नहीं जी, एक डेफिनेशन आई, बंच ऑफ बिजनेसेस जिनकी कोर एक्टिविटी सेम हो। आप तीनों ने जो बात की है वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही की है। अ ग्रुप ऑफ सप्लायर्स को हम प्यार से इंडस्ट्री बोल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान, अगर किसी एक फैक्ट्री में, खैर मैंने तो सिर्फ सीमेंट लिख दिया, साथ में कुछ भी लिख सकता था, शुगर कह लें, सीमेंट कह लें, इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें, अगर एक फैक्ट्री होगी तो उससे हम इंडस्ट्री नहीं कहेंगे। लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तमाम फैक्ट्रीज की बात की जाए, जहां सीमेंट बनती हो या जहां चीनी बनती हो या जहां कोई भी एक कॉमन प्रोडक्ट बनती हो, उन्हें हम प्यार से बोल देते हैं इंडस्ट्री। अब जिस तरह हमने मार्केट में डिफ्रेंसिएशन की थी कि ये प्रोडक्ट बेस्ड डिफ्रेंसिएशन है, कस्टमर बेस्ड, इसी तरह इंडस्ट्री में भी जो है वो सेगमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न वर्सेस सीमेंट प्रोड्यूसर्स वर्सेस साउदर्न। नॉर्दर्न से मुराद ये कि जो है वो पंजाब और केपी का एरिया, और साउदर्न से मुराद है सिंध और बलूचिस्तान। आपस की बात है, साउदर्न से मुराद सिर्फ कराची और कराची के इर्द गिर्द का कुछ एरिया ही होता है, बलूचिस्तान में तो इंडस्ट्री है ही कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ओवरऑल जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो कंट्री बेस्ड पे होती है, कि मतलब कंट्री लेवल पे होती है कि भाई पूरे पाकिस्तान के तमाम बिजनेसेस। लेकिन उसमें अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत जो है वो सेगमेंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं सीमेंट का, लेकिन आई एम वेरी श्योर के पंजाब में सीमेंट की प्राइसेस सिंध की सीमेंट की प्राइसेस और केपी की सीमेंट की प्राइसेस से जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती होंगी। तो हर इंडस्ट्री के ओवरऑल डायनामिक्स भी जो है वो मिलते जुलते होते हैं। लेकिन अगर हम मजीद जूम करके देखें कि नॉर्दर्न वर्सेस साउदर्न वर्सेस, यहाँ मुझे प्रोविंसेस के नाम लिख देने चाहिए थे लेकिन चलो अब तो जैसा हो गया। पॉइंट इज के ओवरऑल डायनामिक्स जो है वो उनके सेम होते होंगे, उनका सेम तरह का रॉ मटेरियल होता होगा, इनका सेम तरह का आउटपुट होता होगा। हाँ, कहीं जो है वो क्या पता मजदूर सस्ते होते हों कहीं। खैर मजदूर सस्ते से मेरा मुराद है कि लेबर कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं जो है वो लेबर कॉस्ट कम होती होगी, कहीं जो है वो कोई रॉ मटेरियल कम होता होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो चीज़ें सेम होती होंगी। इंडस्ट्री में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या कोई जो है वो कोई मजीद डिस्कशन करना चाह रहा हो तो बता दे। सब ओके, तो फिर अगली बात स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। अवाम ने कहा सर ये टॉपिक थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल? 100% थ्योरेटिकल। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, क्या मुराद है स्ट्रेटेजिक डिसीजन से? पहले तो कोई मुझे बताए कि स्ट्रेटेजिक वर्ड सुन के माइंड में क्या आता है, कौन सा वाला डिसीजन जो है वो स्ट्रेटेजिक होता होगा आपके ख्याल में? ये आप लोगों से इस तरह की छोटी छोटी बातें पूछना मेरी मजबूरी है, वरना जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा था, वरना मैं ये सारा टॉपिक जो है वो 20 मिनट या आधे घंटे में करा के चला जाऊं, लेकिन उससे आप लोगों का फायदा नहीं होना। तो डिस्कशन मैं आप लोगों से जान के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी जो है वो और ज़्यादा डिटेल से आए, और जो है वो क्लास का टाइम भी पूरा हो। अवाम ने कहा ऐसा डिसीजन जिसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व हों। ओके। अवाम, एक स्टूडेंट ने कहा इंपॉर्टेंट हाई लेवल डिसीजन, अवाम ने कहा प्लान ऑफ एक्शन। अब यहाँ एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डिसीजन हमेशा 3 लेवल के होते हैं। ओहो, लिख देता हूँ मैं। एक मिनट, ये पेन को क्या हो गया? समथिंग इज रॉन्ग विद द पेन। हो गया सही। ओके जी, मैं एक आपको बताना चाह रहा था 3 लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। रेशनल, यार क्या हो गया इसे? मैंने लिखने की कोशिश की तो मेरी स्क्रीन जवाब दे गई, आई एम सो सॉरी।
ऑपरेशनल। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ना जो सेकंड वाला लेयर है उसका टेक्निकल जो है वो टर्म माइंड में नहीं आ रही फिलहाल, उसे लिख देते हैं मिडिल लेवल। ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग से मुराद है, अब फंक्शनल शायद फंक्शनल था, इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा मेरे। पॉइंट इज ऑपरेशनल डिसीजंस वो होते हैं जो कि आप डेली बेसिस पे लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, क्या आपके कॉलेज में आज जो है वो मेक श्योर सफाई हुई है कि नहीं, या ये कि आज जो है वो आपने अपने किसी एम्प्लॉय को जो है वो आके कहा कि सर मुझे आज जल्दी घर जाने दें, तो आप उसे अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। तो डेली बेसिस के जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं उन्हें कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। फिर मिडिल लेवल डिसीजन होता है अप टू 1 ईयर वाला, कि आज हम कोई ऐसा डिसीजन लें जिससे अगले 1 साल के जो है वो जिस पे नतज बरामद होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आज हम ये डिसाइड करें कि तकरीबन फिलहाल मैं एमए और बीए पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं उस तरह का डिसीजन लूँ कि इंशाल्लाह जो है वो साल के अंदर अंदर मैंने ऑडिट भी पढ़ाना है। टेक्टिकल, यस, यस, फाइनली ये वर्ड माइंड में आया। टेक्टिकल डिसीजन, ये मिडिल लेवल की डिसीजन होती है अप टू 1 ईयर वाली, कि मैं आज अगर डिसाइड कर लूँ, वैसे आपस की बात है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे ऑडिट इतना को पसंद नहीं है। आज अगर मैं इस तरह का डिसीजन लूँ कि यार साल के अंदर अंदर जो है वो, चले मैं आपके साथ अपना टेक्टिकल डिसीजन शेयर कर लेता हूँ। इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर मैं बीएफडी पढ़ा रहूंगा, सी फैप 4 जो है। तो वो डिसीजन जो कि अप टू 1 ईयर तक का होता है दैट इज टेक्टिकल लेवल, और स्ट्रेटेजिक होता है दूर की बड़ी लेवल की, हाई लेवल। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा था हाई लेवल जो है वो डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने दूर की डिसीजन मेकिंग जो कि 5 साल तक जिसका इफेक्ट हो। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे माइंड में तो कोई भी नहीं चल रही, लेकिन आज से बहुत साल पहले जब मैंने एक डिसीजन लिया था कि इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन था जो कि आज तक मैं भुगत रहा हूँ। आई मीन आज तक मैं इंजॉय कर रहा हूँ। बुरी बात आई कि आपको किसी तरह से जो है वो नेगेटिव नहीं कहना। तो अब वापस आ जाए इधर, मैंने स्ट्रेटेजिक जो है वो आपको बता दिया, दूर का डिसीजन मेकिंग। अब कंपनी वैसे तो बहुत सारे तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रही है, लेकिन मार्केट्स के अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन की अगर बात कर रही है बुक, तो उससे बुक का क्या मफहूम है? बुक ये कहना चाह रही है, अवाम ने कहा स्ट्रेटेजिक डिसीजन को लॉन्ग टर्म डिसीजन कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। इस टाइम कंपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये ले रही है कि उसने कौन सी मार्केट को सर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक अगर जब बन रहा होगा, वैसे आपस की बात है नया बैंक अब तो नहीं जो है वो आते, जो पुराने 40-40 साल पुराने बैंक हैं वही जो है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं। सोच के बताएं कौन सा पिछले जो है वो 10-12 साल में पाकिस्तान में नया बैंक आया है। बट द पॉइंट इज, ये एक बहुत लंबा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है कि आपने कौन सा वाला बैंक बनाना है, इस्लामिक बैंक या कन्वेंशनल बैंक। या फॉर एग्जांपल, ये जो सी ए मेड इजी है, इसी की बात कर लेते हैं। इसके जो फाउंडर हैं, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, आतिफ आबदी साहब। जब मैं अपनी जवानी में उनसे बी लॉ और सी लॉ पढ़ा करता था, तब वो इस तरह की बातें करते होते थे कि एक दिन आएगा तमाम कॉलेजेस जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे, और ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि 100% ऑनलाइन होंगे। अब ये बात है बहुत पुराने ज़माने की, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा कौन से वाले सन की, इससे आपको मेरी एज और मेरे सीए का स्टेटस पता लग जाएगा, जो कि मुझे बताते हुए थोड़ी सी शर्म आती है। बट ऑन द अदर हैंड, इतने साल पहले आतिफ आबदी नामी बंदे के माइंड में एक विजन था कि एक दिन आएगा कि कॉलेजेस 100% ऑनलाइन हुआ करेंगे। अब सारे कॉलेज तो 100% ऑनलाइन नहीं है, लेकिन उन्होंने ही फिर एक 2000 आई थिंक 19 या 20 में ये CMADZ जो है वो स्टार्ट हुआ था। मैं तब फर्म में हुआ करता था। तो एक बंदे ने 2019 तक का ख्वाब देखा हुआ था कि ऑनलाइन कॉलेजेस हुआ करते होते होंगे, तो ये भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल का डिसीजन था कि भाई एक ऐसा कॉलेज खोलना है जो कि 100% ऑनलाइन होगा। तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो आपका CMADZ है डिसीजन मेकिंग की। तो उम्मीद है आपको स्ट्रेटेजिक वाला पोर्शन समझ आ रहा होगा कि एक टीचर ने बहुत साल पहले कहा था कि ऑनलाइन कॉलेज हुआ करेगा, और फिर 19 या 20 में उन्होंने वाकई इस तरह का कॉलेज बना लिया। तो ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक जो है वो डिसीजन था, जो कि उन्होंने हमें क्लास में ही हिंट दे दी थी, बी लॉ की क्लास में, कि एक दिन ऐसा आएगा। और वो वाकई एक दिन ना सिर्फ ऐसा आ गया, बल्कि मैं उस वाले कॉलेज में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। बल्कि नहीं, कॉलेज तो ये दूसरा है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये तकरीर के पीछे का मफहूम समझ आया होगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के हवाले से।
समझ आता रहे तो ओके रहे, जो है वो चैट में बोल दिया करें ताकि समझ आता रहे कि आप लोग मेरे साथ ही हैं, मैं अकेला अपने आप से बातें नहीं कर रहा। जबरदस्त। नेक्स्ट आपका बुक का टॉपिक है जेनेरिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। आपको बुक ने 5 तरह की जो है वो इंडस्ट्रीज बताई। अब यहाँ मैं, चूंकि ये वर्ड्स आपके लिए शायद नए हो, फ्रेगमेंटेड, इमर्जिंग, मैच्योर, मैं आपको 1-2 लाइन की एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद फिर मिलके गौर व फिक्र करेंगे कि इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। एक एक दो दो एग्जांपल्स तो जाहिर सी बातें मैंने भी दिए हैं, लेकिन हम फिर मिलके और एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके सप्लायर्स बहुत सारे हैं लेकिन स्कैटर्ड हैं। स्कैटर्ड से मुराद ये है कि जो है वो छोटे छोटे जो है वो हैं, और उनका जो है वो कंबाइन कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। फॉर एग्जांपल टेलरिंग शॉप्स इन लाहौर, हर इलाके में कोई एक आधा दर्जी बैठा होता है। हम ओवरऑल इसे कह सकते हैं कि टेलरिंग शॉप्स इन लाहौर इज अ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। बहुत सारे हैं लेकिन बहुत स्मॉल साइज के हैं, और जो है वो मतलब उनकी कोई एक ऐसी पावर नहीं है। ऐसा कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि लाहौर के दर्जियों ने हड़ताल कर दी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कहा कि आए हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। क्या ख्याल है? अब जरा 2-3 और एग्जांपल सोचें, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत सारी हैं लेकिन स्कैटर्ड हैं, दूर दूर हैं। ऐसा भी हो सकता है दो जो है वो दर्जियों की दुकान एक साथ हो, लेकिन आमतौर पे एक साथ 10-12 दुकानें नहीं होती, एक दो ही होती हैं इलाके में। और सोचें क्या इस तरह की और एग्जांपल हो सकती है। ट्यूशन सेंटर्स, हाँ, ट्यूशन सेंटर्स ऐसा हो सकता है कि एक साथ एक हो या दो हो या तीन हो, लेकिन आपको कभी एक साथ 11-12 ट्यूशन सेंटर नहीं मिलेंगे। और उनकी जो है वो कोई बहुत हाई लेवल के भी नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि जो है वो 10,000 लोग जो है वो एक ट्यूशन सेंटर से एट अ टाइम पढ़ रहे हो। सही एग्जांपल है। और सोचें। अवाम ने कहा जनरल स्टोर, अवाम ने कहा स्कूल कॉलेज मैकेनिक शॉप्स। ठीक है, ये सारी एग्जांपल सही है। मैकेनिक शॉप्स भी ऐसा ही होता है कि एक साथ 2-3 होती हैं, लेकिन मोबाइल फोन कंपनीज, नहीं नहीं नहीं, मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोला था जो कि आप शायद भूल रहे हैं। उनका साइज इंडिविजुअली बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता। तो मोबाइल कंपनीज तो बिलियंस ऑफ जो है वो रुपीस के प्रॉफिट्स कमाती हैं, उन्हें आप किस मुंह से स्मॉल कह रहे हैं? हाँ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने अच्छी एग्जांपल्स दी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। वर्ड इमर्जिंग का अगर आपको मतलब पता है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि इसका क्या मुराद है। पीएसएल में कोई भी क्रिकेटर थोड़ा सा अच्छा खेल ले तो हम लोग उसे सर पे चढ़ा देते हैं, हम उसे बोलते हैं ही इज एन इमर्जिंग सुपरस्टार, ही इज अ इमर्जिंग टैलेंट, ही इज पता नहीं क्या कुछ। लेकिन वर्ड इमर्जिंग से जो है वो फीलिंग आती है कि ये उभरता हुआ सितारा है। अवाम ने कमेंट्स में कहा न्यूली ग्रोइंग, हाँ बिल्कुल सही है। मैंने इसकी क्या एग्जांपल्स लिखी? फिनटेक एंड ई वॉलेट्स। पहले किसी जमाने में सिर्फ इजी पैसा और जैस कैश हुआ करते थे, लेकिन अब कितने तरह के हैं, यू पे, नया पे, सादा पे, पता नहीं कड़ा कड़ा पे जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। तो ये एक इमर्जिंग मार्केट है जिसमें हर 6 महीने बाद जो है वो कोई एक नई इंडस्ट्री आ जाती है। अवाम ने कहा एआई, हाँ वाकई एआई साल 2 साल पहले नाम नहीं सुना था हम लोगों ने, और अब जो है वो चैट जीपीटी है, डीप सीक है, ग्रॉक है, पता नहीं क्या कुछ है। और सोचें क्या और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है। पाकिस्तान के वाले से सोचें, पाकिस्तान में क्या नया इमर्जिंग है। सोचें आजकल जब आप सड़कों पे घूम फिर रहे होते हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज है जो 6 महीने साल पहले कम नजर आती थी अब ज्यादा नजर आती हैं? जबरदस्त, ईवी। और ईवी भी कौन सी वाली, वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। अवाम ने कहा चीज। चीज से मेरी मुराद इनकी मुराद आई एम श्योर पनीर की होगी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान चीज के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। व्लॉगिंग, व्लॉगिंग को पता नहीं इंडस्ट्री कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन इमर्जिंग तो वो है।
वर्ड इमर्जिंग पे मैं एग्री करता हूँ, इंडस्ट्री पे एग्री नहीं करता। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, मेरा भी एक दोस्त फेमस ब्लॉगर है असद इकबाल, वो उनके साथ हुआ करता था, आरएचएस गैंग के साथ। फूड रिव्यूज वगैरह करते हैं वो लोग। खैर, पर्सनल बातें नहीं करनी, पढ़ाई की बातें करनी है। वापस इधर आ जाए, तीसरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या है? मेच्योर। अगर आपको वर्ड मेच्योर का मतलब पता है तो भी आप समझ सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री होगी है। वैसे मेच्योर किसे कहते हैं? आपके जैसे बंदे को कि मेरे जैसे बंदे को? अवाम ने कहा ऑफ योर टाइप। नहीं यार, मैं तो नॉन सीरियस सा बंदा हूँ। मेच्योर वैसे कहते हैं एक समझदार, सुलझा हुआ बंदा। जरूरी नहीं है। चले, कमेंट ने, कमेंट्स में दो कमेंट्स आए, एक है बुजुर्गों को और दूसरा सर आतिफ आदी जैसे बंदे को। नो डाउट वो तो वाकई इंतहाई शदीद मेच्योर इंसान है। तो यहाँ मेच्योर से मुराद ये है कि वो इंडस्ट्रीज जो कि मैक्सिमम अपनी पीक को जो है वो पहुंच चुकी हैं, और ज्यादा ग्रोथ उनके लिए जो है वो अब शायद पॉसिबल नहीं है। अवाम ने कमेंट्स में कहा वन हु इज ऑलरेडी डेवलप्ड। बिल्कुल सही कहा। तो मेच्योर की मैंने एग्जांपल क्या लिखी? बिस्किट्स मेरे जो है वो सामने रखे हुए थे, तो मैंने जो है वो मुंह उठा के बिस्किट्स ही लिख दिया। फॉर एग्जांपल इनोवेटिव बिस्किट्स या लू बिस्किट्स। और बताएं, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि बस मैक्सिमम हो चुकी हैं, और 1% 2% ग्रोथ ही उनमें हो सकती है, 20 30 40% ग्रोथ नहीं हो सकती? अवाम ने कहा गूगल, अवाम ने कहा रियल एस्टेट। बिल्कुल सही है। टाइम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे जो कहते हैं कि कीमती रिसोर्स जो कि लिमिटेड है, दैट इज लैंड। आप नई लैंड नहीं निकाल सकते अनलेस कि आप दुबई के शहजादे हो। दुबई वालों ने जो है वो जमीन से जो है वो जजीरे निकाले हुए हैं, लेकिन उसमें खर्चा बड़ा आता है। तो लैंड इज अ वेरी फाइनाइट रिसोर्स। तो जाहिर सी बात है, रियल एस्टेट भी एक मेच्योर इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती। अवाम ने कहा ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल ठीक है। गाड़ियां, जो कन्वेंशनल गाड़ियों की अगर बात करें तो वो बस मैक्सिमम मेच्योरिटी पे जा चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट। अवाम ने कहा साबुन। ठीक है, साबुन भी एक मेच्योर इंडस्ट्री है। जितनी आबादी बढ़ चुकी, उतनी जो है वो लोग सोप। बैंकिंग भी ऐसा ही है, मुल्क में हर छोटे बड़े का जो है वो इजी पैसा जैज कैश अकाउंट है। ऑयल इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसी है, बल्कि ऑयल इंडस्ट्री तो ऐसा ऐसा डिक्लाइन की तरफ जा रही है। दुनिया जो है वो, खैर पाकिस्तान में तो इतना फील नहीं होता, दुनिया जो है वो बहुत हद तक ऑयल से जो है वो शिफ्ट हो चुकी है बाहर। खैर एनीवे, बाहर की बात नहीं, अपनी पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में तो ऑयल इंडस्ट्री जो है वो ठीक ठाक में है। ऑयल इंडस्ट्री से मेरी मुराद है पेट्रोल पंप वगैरह। हमने अभी कौन सा कोई रिफाइनरी लगा ली? मोबाइल फोन्स, हाँ मोबाइल फोन्स भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही, ग्रो ये कर रही होंगी, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। ओके जी, अगली बात करते हैं डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है वो चीज जो कि डाउनवर्ड्स जा रही हो, जो कि माइनस नेगेटिव में जा रही हो। तो मैंने एग्जांपल इसकी आपको क्या दी? सीवीडी डीवीडी रेंटल शॉप्स। पहले मेरी जवानी में हर गली मोहल्ले में एक सीडी वाली शॉप हुआ करती थी, जहां लेटेस्ट इंडियन फिल्मों का प्रिंट आया करता था, कुछ इंग्लिश फिल्मों का भी प्रिंट आया करता था, और कुछ कुछ दुकानें ऐसी होती थी जहां रेसलिंग की सीडीज आया करती थी। आजकल वो खत्म हो गई। और सोचें, और कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि बिल्कुल मरने के करीब है, जो कि पहले आपको नजर आती थी अब नहीं नजर आती? अवाम ने कहा टीवी। नहीं यार, टीवी आजकल बड़े बड़े साइज के आपको नजर आते हैं। हाँ, कीपैड फोन ये एक अच्छी एग्जांपल है। आपका आजकल आपको बटनों वाला मोबाइल बहुत कम नजर आएगा। आमतौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होते हैं। हमारे कॉलेज के भी सिक्योरिटी गार्ड के पास है, वो बेचारा इधर से उधर जो है वो चार्जिंग के लिए जो है वो ढूंढ रहा होता है। आजकल के ज़माने में भी पतली पिन वाला चार्जर लोग ढूंढ रहे होते हैं। अवाम ने कहा एलसीडीज। अच्छा हाँ, ये सही है। टीवी से उनकी मेरे ख्याल से मुराद होगी वो पुराने ज़माने का टीवी जिसमें सीआरटी हुआ करती थी, कैथोड रे ट्यूब। आजकल एलसीडीज आ गई जिसमें वो वाली ट्यूब नहीं होती, इसीलिए जो आप देखेंगे पुराने ज़माने के टीवी ना इतने मोटे हुआ करते थे, क्योंकि उसमें पहले अंदर जो है वो काफ़ी सारी सीआरटी वाली मशीनरी हुआ करती थी। जबकि आजकल की एलईडीज इतनी सी हुआ करती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक लेयर होती है क्रिस्टल्स की, और उसके पीछे जो है वो कुछ चिप्स होती हैं जो कि हर इंडिविजुअल क्रिस्टल को बताती हैं कि तुमने येलो कलर शो करना है, तुमने ब्लैक कलर शो करना है, एंड सो ऑन। अवाम ने कहा साइकिल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जो बाईसाइकिल है आजकल बिल्कुल डेड हो गई है।
सिवाय बहुत कम लोगों के जो कि हेल्थ के लिए जो है वो चलाते हैं। ज़रूरत के लिए आजकल बाईसाइकिल बहुत कम लोग चलाते हैं। टेलीफोन, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल टेलीफोन नंबर जो है वो बड़े बड़े जो है वो इदारों का ही होता है, आम घरों में जो है वो टेलीफोन अब ना होने के बराबर है। इसलिए पीटीसीएल वाले फोर्स करते हैं कि पहले टेलीफोन का कनेक्शन लगवाओ, फिर हम आके फ्लैश फाइबर लगवाएंगे। कमेंट्स आ रहे हैं घोड़ागाड़ी, कमेंट्स आ रहे हैं कोल माइनिंग। बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोल माइनिंग डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कोल माइनिंग डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान में कोल माइनिंग जो है वो जोरों शोर से चल रही है, सिंध में, खास तौर पे सिंध में। हमारा एक क्लाइंट, खैर हमारा तो नहीं कहना चाहिए, अब तो मैं उस फर्म का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं फर्म में वर्क करता था तो उसके एक ऑडिट क्लाइंट ने हमें बताया था कि पहले हम उनके ना रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता था कोल। तो वो कहते थे हम कराची के आसपास किसी इलाके से जो है वो कोल इंपोर्ट मंगवाते होते थे, लेकिन वो इतनी बेकार क्वालिटी का होता था और उसमें इतनी वेस्टेज हुआ करती थी कि अब हमने कोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। कराची से हम जितना मंगवाते थे उससे आधा यूज होता है, लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी देता है। और जितना हमें ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के थोड़ी क्वांटिटी, उसमें जितना खर्चा होता है, चूंकि कराची से उससे डबल ट्रिपल क्वांटिटी आती होती थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना हमें सस्ता पड़ रहा है, लेकिन सिंध से मंगवाना हमें जो है वो फीजिबल नहीं पड़ता था। थर कोल माइन से आता है सर, हाँ शायद उन्होंने थर ही कहा था, मुझे इतना अच्छा याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि सिंध का ही कोई एरिया है। तो पॉइंट इस के पाकिस्तान में कोल माइनिंग जो है वो जोरों शोर से चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया कहती है कि भाई कोल जो है वो बड़ा, दुनिया ना सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो बहुत जोरों शोर से गामजन है कि आपको भी जो है वो सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत पसंद आ गई है। आपके चैप्टर में भी आपके सिलेबस में भी एक नया चैप्टर आ गया है उसका, सस्टेनेबिलिटी का। तो दुनिया कहती है नहीं, कोल से धुआं निकलता है, धुआं बुरी बात होती है, हम यूज करेंगे ग्रीन इंडस्ट्रीज, हम यूज करेंगे नेचुरल गैस या सोलर पावर, या जो है वो और कौन सी पावर होती है नेचुरल वाली, विंड पावर, इस तरह की हम चीज़ें यूज़ करेंगे। कोयला सेहत के लिए और आवाम के लिए जो है वो माहौल के लिए बहुत डेंजरस होता है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। तो अगर कोई थर के आसपास रहता है तो मेरी बात को प्लीज़ माइंड ना करे। अवाम ने कहा डेस्कटॉप सिस्टम, हाँ जी ऐसा ही है। डेस्कटॉप सिस्टम भी अब ऑफिस में ही आप देखेंगे, घरों में लोगों ने अब बस लैपटॉप ही रखना शुरू कर दिए। बल्कि शायद 10 साल बाद लैपटॉप भी जो है वो कम हो जाए, लोग मोबाइल पे जो है वो सारा कुछ कर लिया करेंगे। अब हमने कहा पोस्ट सर्विस चेक करें, हम 10 मिनट से डिक्लाइनिंग के ऊपर ही बोलते चले जा रहे हैं, इतनी सारी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं। पोस्ट सर्विस, अब चूंकि मैं मल्टीपल ऑफिस का पार्ट रहा हूं, इसलिए मुझे हर चीज ना, पहला मेरा, अब देखें पहला आंसर यही होता है कि हाँ ऑफिस में ये चीज कॉमन है, घरों में नहीं है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, अपने जॉब एक्सपीरियंस, तो फर्म में भी पोस्ट सर्विस बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, और यहाँ कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कॉलेज में जो है वो पीपीएमएस ऑफिस के जो है वो सर्टिफिकेट्स जो है वो बच्चों को कोरियर होने होते हैं। फर्म में जो है वो एफबीआर से जो है वो लेटर्स आया करते थे, हम उनका रिप्लाई जो है वो पोस्ट किया करते होते थे। तो ये सारा कुछ। अवाम ने कहा सस्टेनेबिलिटी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हुआ, जो बेस्ट एग्जांपल है सस्टेनेबिलिटी के लिए। आई थिंक क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें सिलेबस में, आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, डिक्लाइनिंग पे बड़ी बात होगी। अब बात करते हैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जो है वो फेमस होती हैं। मैंने लिख दिया स्मार्टफोन ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस जो है वो पूरी दुनिया में आपको मिलेगा। और सोचे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्लोबल हैं, जो कि तकरीबन हर मुल्क में आपको फलानी इंडस्ट्री मिलेगी, और हर मुल्क में ही वो छाई पड़ी होगी, मतलब अच्छी खासी उसकी जो है वो रीच होगी। हम्म। आप बात कर रहे हैं कंपनी वाइज, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर वाइज। सैमसंग तो एक कंपनी का नाम है ना, जो कि मोबाइल बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, इवन वॉशिंग मशीनें भी बनाती है। बैंकिंग, हाँ जी, बैंकिंग जो है वो एक ग्लोबल इंडस्ट्री है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां जो है वो आपको बहुत सारे बैंक्स ना मिले। वेजिटेबल्स, हाँ जी। नहीं, लेकिन वेजिटेबल एक इंडस्ट्री तो ना हुई ना, बेचारे छोटे छोटे जो है वो गरीब लोग होते हैं, गरीब नहीं कहना, गरीब नहीं कहना बुरी बात, कम अमीर लोग होते हैं जो कि जो है वो, जिनके छोटे छोटे ठेले होते हैं जिसके ऊपर वेजिटेबल्स बेचते हैं। बहुत बड़ी कोई ऐसी शॉप जहां आपको सिर्फ वेजिटेबल्स मिले, ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करता। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रिज तो फिर भी लिमिटेड है ना, आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब हमने एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल दी, सीड ऑयल इंडस्ट्री। तो सीड ऑयल कहते हैं सनफ्लावर सीड और इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ तरह का कुकिंग ऑयल वगैरह। तो यस, सीड ऑयल इंडस्ट्री भी ग्लोबल है।
ओके, सो मैं तो आज के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, जबकि क्लास में तो अभी आधा घंटा पड़ा है। चलो आज पहला दिन है, पहला दिन तो जो मैं आप लोगों को जल्दी फ्री कर ही सकता हूँ ना। वैसे भी आज प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई नहीं था, वरना हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा जी, आज की आखिरी बात कन्वर्जेंस। इससे पहले कि मैं कन्वर्जेंस पे गौर फिक्र करूं, कोई जीनियस मुझे ये बताए कि कन्वर्जेंस का उर्दू तर्जुमा क्या होता है। कन्वर्जेंस छोड़े, मुझे सिर्फ कन्वर्ज का बताएं, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है। अवाम ने कहा नैरो, हाँ बिल्कुल सही है। याद करें, फिजिक्स में पढ़ते होते थे कि दो बीम ऑफ लाइट जा रही हैं, अगर उनका एंगल जरा सा भी टिल्ट हुआ तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी एट अ सिंगल पॉइंट, याद है। उसमें नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का वो चैप्टर हुआ करता था जिसमें वो था इंटरनेट, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। हाँ, डाइवर्जेंट मींस वो चीजें जो कि आगे जाके डिफरेंट हो रही हो, और कन्वर्जेंट चीजें वो जो आगे जाके मर्ज हो रही हूँ। याद करें, बायो में भी कन्वर्जेंस पड़ी थी कि जो है वो मुख्तलिफ 10,000 तरह की स्पीशीज हुआ करती थी, जो है वो 15,000 तरह के जो है वो वुल्फ हुआ करते थे, लेकिन वो कन्वर्ज होकर एक तरह का जो है वो वुल्फ बन गया, या एक तरह का जो है वो क्रैब बन गया। तो ये सारे वर्ड्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन ये वो वाली कन्वर्जेंस नहीं है, उससे मिलती जुलती बात है। ये हम बात करें बिजनेस वाली कन्वर्जेंस की। तो बिजनेस में कन्वर्जेंस किस तरह की होती है? दो तरह की होती है, डिमांड लेड और सप्लाई लेड। डिमांड लेड से मुराद ये है कि लोग एक साथ दो प्रोडक्ट्स को अगर कंज्यूम करना चाहें, लाइक फॉर एग्जांपल, ये लोगों की तरफ से इस बात की वो थी कि यार हमारे पास जो है वो एक अदद मोबाइल तो है। हम जब किसी शादी पे जाते हैं तो मोबाइल अलग होता है, और हाथ में जो है वो हमें डीएसएलआर भी लेके घूमना पड़ता है, या उस जमाने में छोटे छोटे कैमरास बहुत कॉमन हुआ करते थे। तो काश हमें ये दो दो चीजें पर्स में लेके ना घूमनी पड़े, काश कोई ऐसी चीज हो जिसमें कॉलर भी हो जाया करें, और उसके एंड पे जो है वो हमें किसी मौके पे अगर कोई पिक्चर खींचनी पड़ जाए तो हम वो भी कर लें। तो अवाम की तरफ से रिक्वेस्ट आई, और कंपनीज ने उससे एक्सेप्ट किया कि हाँ यार वाकई कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें ये सारा कुछ हो। इंटरनेट, अवाम कहती थी कि भाई घर पे इंटरनेट लगवाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, और इंटरनेट कैफे जो है वो जाना भी मुश्किल काम है। तो काश कोई ऐसा तरीकेकार हो कि हम जहां घूम फिर रहे हो हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो। कंपनीज ने कहा हाँ जी, हाजिर है हम। कंपनीज ने मोबाइल के अंदर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर दी। हम रहते हैं बड़े जो है वो कंफर्टेबल एज में। आज से 10-20 साल पहले सारा कुछ नहीं हुआ करता था। तो अवाम की तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है, और कंपनीज अगर उसे फॉलो करें, एक से ज्यादा चीजों को मर्ज कर दें, दैट इज कन्वर्जेंस। अब एक होती है सप्लाई लेड। अगर कंपनी जबरदस्ती अवाम को ऐसी प्रोडक्ट्स बना बना के बेचें, यानी कि इन अदर वर्ड्स यहाँ सप्लायर्स डिसाइड कर रहे हैं कि हमने दो चीजों को एक साथ बंडल करके बेचना है। अब मैंने इसकी एग्जांपल ये रखी, मेरे माइंड में चल रहा था फूड पैंडा। तो आप अगर फूड पैंडा करें तो आपसे वो कहता है कि अगर आप एमसीबी के मास्टर कार्ड से अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। अब सबसे पहला सवाल ये कि कौन सी वाली कन्वर्जेंस है? क्या अवाम ने रिक्वेस्ट की थी कि काश हमें फूड पैंडा करते हुए डिस्काउंट मिल जाया करे, या ये फूड पैंडा ने आपको जो है वो लालच दिया है कि यार एमसीबी के मास्टर कार्ड से ऑर्डर करो, 20% ऑफ मिलेगा? फ्रॉम सप्लायर, बिल्कुल सही है। तो अब आप लोग जरा कन्वर्जेंस की दोनों टाइप्स के ऊपर मजीद गौर फिक्र करें। क्या एग्जांपल्स हैं कि कहीं कस्टमर्स ने रिक्वेस्ट की हो, और कहीं सप्लायर्स ने जबरदस्ती जो है वो थोपने की कोशिश की हो, प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक साथ मर्ज करके बेचने की कोशिश की हो। कन्वर्जेंस की एग्जांपल्स। सोचिए सोचिए, अभी क्लास में 20 मिनट पढ़े।
अवाम ने कहा डिमांड बेस्ड सप्लाई इज फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर। वो तो ठीक है, कोई अच्छी सी एग्जांपल तो बताएं। फोन एंड सिम कार्ड सप्लाई लेड। हाँ जी, ऐसा ही है। पहले जो है वो पीटीसीएल हुआ करता था, उसके बाद पहले मोबाइल फोन्स आए, फिर मोबाइल फोन्स में सिम की जो है वो, खैर मोबाइल और सिम सप्लायर ने ही कहा कि यार क्या जो है वो पीटीसीएल के ऊपर जो है वो घूम फिर रहे हो, अपनी जेब में जो है वो मोबाइल रख के फिरो, जिसमें सिम सिम से मुराद है यहाँ कॉलिंग एंड जो है वो एसएमएस वगैरह की फैसिलिटीज। तो ये जो है वो सप्लायर्स की तरफ से आया। हम लोगों ने कहाँ सोचा था, हमारे पेरेंट्स ने, कि जो है वो हमें मोबाइल जैसी कोई चीज़ इस तरह की एग्जिस्ट करेगी। अवाम ने कहा बाय मोटरसाइकिल गेट हेलमेट फ्री। हाँ जी, ये फिर सप्लायर की जो है वो होगी, कि सप्लायर कहे कि यार आओ हमसे बाइक लो, हम आपको हेलमेट साथ देंगे। लेकिन मसला ये है कि ये अभी भी एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी मोटरसाइकिल एक अलग चीज़ है, हेलमेट एक अलग चीज़ है। कोई एक ऐसी थर्ड प्रोडक्ट नहीं बनी मर्ज होके जिससे हम कहें बाइक मोटरसाइकिल। जबकि स्मार्टफोन एक मर्ज प्रोडक्ट है। पहले एक सादा मोबाइल हुआ करता था बटनों वाला, और एक प्रोडक्ट हुआ करती थी जिसका नाम होता था कैमरा। उन दोनों प्रोडक्ट्स को मर्ज करके एक तीसरी चीज बनेगी जिसका नाम है स्मार्टफोन, जो कि कैमरा वाले काम भी कर रहा है, जो कि उसके काम भी कर रहा है, क्या कहते हैं, मोबाइल के। तो मोटरसाइकिल और हेलमेट अभी तक मेरी जिंदगी में तो मर्ज नहीं हुए। क्या पता आगे जाके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वाली बाइक है कि आप बाइक पे जाके बैठे और आपके सर पर जो है वो खुद ही जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी से हेलमेट आके लग जाए, तो उस तरह की चीजें। डिजिटल बैंकिंग, मुख्तलिफ चीज़ों को मर्ज किया गया। डिजिटल से क्या मुराद है, वेबसाइट से आप जो बैंकिंग करते हैं या ऐप से जो बैंकिंग करते हैं, तो एक अलग से चीज़ हुआ करती थी ऐप, एक और चीज़ हुआ करती थी बैंक। इन दोनों को मर्ज करके हमने बना दी बैंक की ऐप, जिससे आप जो है वो पैसे सेंड कर सकते हैं किसी को, या अपना जो है वो अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, या मुख्तलिफ जो है वो बैंक के और काम कर सकते हैं। ये भी सही है। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। आप लोग साथ ये भी तो बताएं ना कि मर्ज किन दो चीज़ों को मर्ज करके तीसरी चीज़ बनी है। अवाम ने कहा डिजिटल इन्वर्टर्स बिल्ट इन पीसी। यकीन माने आपने बड़ी पुराने ज़माने की एग्जांपल दी है, लेकिन मैं इसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पुराने ज़माने में जो डेस्कटॉप हुआ करते थे ना, उनके साथ एक स्पेशल मशीन लगानी पड़ती थी जिसका नाम हुआ करता था स्टेबलाइजर। आजकल के सिस्टम के साथ वो मशीन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पावर सप्लाई के अंदर स्टेबलाइजर लगा होता है। आप लोगों ने देखा हो बहुत पुराने ज़माने का, अगर किसी के घर में फ्रिज या एसी है, तो उसके साथ एक छोटी सी मशीन अभी भी पड़ी होती है, जिससे हम प्यार से स्टेबलाइजर बोला करते थे या इन्वर्टर बोला करते थे। अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। लेकिन बहुत पुराने जमाने की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपको मिलेंगी अभी भी। आप में से ज्यादातर लोगों ने जिंदगी में स्टेबलाइजर देखा भी नहीं होगा। जब लाइट ऑन ऑफ होती थी ना, तो स्टेबलाइजर में से आवाज भी आया करती थी, जो कि आजकल यूपीएस में से आती है। इन बिल्ट स्टेबलाइजर्स एंड रेफ्रिजरेटर। हाँ जी, रेफ्रिजरेटर्स में भी आजकल इन बिल्ट आते हैं, अलग से नहीं लगाना पड़ता। ओके, सो हमने कन्वर्जेंस की भी काफी बात की। फोन्स विद अनवांटेड एप्स। हाँ, ये उन्होंने मजे की बात की। उन्होंने कहा फोन विद अनवांटेड एप्स। आप जब नया मोबाइल लेते हो उसमें पता नहीं क्या कुछ होता है। एक बड़ी कॉमन चीज है, नेटफ्लिक्स आजकल हर बिल्ट इन मोबाइल में आ रहा है। तो क्या आप ये चाहते थे कि जब आप मोबाइल परचेज करें तो उसमें बाकी चीजें बाद में डाउनलोड हो, लेकिन नेटफ्लिक्स पहले से इंस्टॉल हुआ हो? बिल्कुल भी नहीं। ये सप्लायर्स के काम है। तो ये सप्लायर लेट कन्वर्जेंस हुई। ओके जी, एंड करें फिर आज की क्लास। एक काम करते हैं, कम से कम घंटा तो हम पूरा करें ना, ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि आज आईकैप की बुक का चैप्टर पेज नंबर 73 टू 76 बात की जाए। तो मैं अपनी बात पे कायम रहा। मैंने आपको पेज नंबर 73 टू 76 करवा दिया। अब एक जरूरी बात, यहाँ पेज नंबर 73 टू 76 से मुराद है आईकैप की बुक का पेज नंबर, नॉट पीडीएफ। इससे मेरी मुराद क्या है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वेट, मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए आईकैप की बुक के टुकड़े टुकड़े करके भी इधर किए हुए हैं। ये सिर्फ चैप्टर 4 के पीडीएफ है। अब आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप लोग काफी देर से जो है वो ब्लैक स्लाइड की तरफ देख रहे हैं और आईकैप की बुक वाइट है। अब क्या था पेज नंबर 73 टू 76?
हाँ, अब आप लोग अपना होमवर्क सुन लें। आपने पेज नंबर 73, ये देखें ये लिखा है 73। खैर 73 तो जो है वो कुछ भी नहीं है उस पे। पेज नंबर 74, डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अब हमने बात की उर्दू में, ये है इंग्लिश। आपने एक दफा ये सारा कुछ पढ़ के आना है, एग्जांपल्स देख के आनी है, और अगर आपका होमवर्क ये है कि कहीं कोई परेशानी हो तो उसे अंडरलाइन कर लेना है, उसे हाईलाइट कर देना है। कल की क्लास में इंशाल्लाह जो है वो आते ही साथ पहले जो है वो आज के मसले डिस्कस करेंगे, फिर जो है वो कोई नई बात करेंगे। एक नजर फिर भी गो थ्रू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। डेफिनेशन ऑफ मार्केट, इंडस्ट्री सेगमेंट्स, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हुई फ्रेगमेंटेड, इमर्जिंग, मेच्योर वगैरह। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस की एग्जांपल्स, पेज नंबर 75, और ये रहा पेज नंबर 76। सर स्लाइड्स एंड बुक्स ग्रुप में सेंड करवा दीजिएगा। यार स्लाइड्स का मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। स्लाइड्स मैं शेयर जरूर करूंगा, लेकिन जिस दिन चैप्टर पूरा हो जाएगा ना उस दिन, क्योंकि डेली बेसिस पे स्लाइड्स अपलोड करना ना थोड़ा सा जो है वो मुझे अजीब लगता है, लेकिन स्टिल उसका भी एक आसान तरीका है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स मैं आप लोगों से कहूंगा स्क्रीनशॉट लेने। तो अभी वक्त है, आपके पास डे वन हमने जितना पढ़ा स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक मिनट, अब ज्यादा अच्छा शो हो रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आज के होमवर्क करते हुए आपके काम आ जाएगा, और जिस दिन चैप्टर पूरा होगा मैं आपको एक साथ जो है वो पूरे चैप्टर की स्लाइड्स इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और जहां तक आईकैप की बुक की बात है, जितनी देर में मैंने फ्री होना है उतनी देर में आप लोग ऑलरेडी जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन स्टिल आप लोग कहते हैं तो मैं शेयर भी कर देता हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं मैं ड्राइव बना के उस पर अपलोड कर देता हूँ। तो तमाम लोग इस टाइम जो स्क्रीन पे एरिया आ रहा है उसकी, अवाम ने कहा चैप्टर स्टार्ट में नहीं हो सकता, हो तो सकता है लेकिन आपको उसका फायदा कोई नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि जब चैप्टर के एंड पे शेयर होगा ना तो उसमें जो मैंने येलो कलर से बातें लिखी हैं वो भी साथ साथ आ रही होंगी, जबकि शुरू में आपके पास जो है वो सिर्फ जो है वो लिखी हुई बातें आ रही होंगी। तो मेरे ख्याल में जो है वो एट द एंड ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इस पे आ रहा है पेज नंबर 73 टू 76। उसके बाद जो है ये आईकैप की बुक है, इसका आपने पेज नंबर 73 टू 76 जो है वो अच्छी तरह रीड करके आना है, एग्जांपल जो है वो पढ़ के आनी है। कोई मसला है अंडरलाइन कर देना है, मतलब इतनी इमरजेंसी नहीं है कि आप जो है वो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके कहें सर अभी हमें समझाएं। कल की क्लास के पहले 5-10 मिनट जो है वो हम पुरानी बातें डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नई बातें स्टार्ट कर देंगे। डे टू का जो है वो स्केजुअल, खैर डे टू का डे टू पे ही देखेंगे। कल से जो है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तो कल की जो है वो क्लास हमें टाइम से पहले एंड नहीं करनी पड़ेगी। कल से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह पूरा पूरा टाइम किया करेंगे, क्योंकि टिका के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई के आपने आपको दिए हुए हैं। एंड पे कोई सवाल है, कोई बात डिस्कशन वाली है तो कर दें, वरना अल्लाह हाफिज बोल दें तो मैं फिर बाकी अल्लाह हाफिज हो जाऊंगा। नहीं जी, अवाम ने कहा आप अल्लाह हाफिज हो जाएं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज आप सबको भी।